नमस्कार, ओम शांति। रेनबो कार्यक्रम में हम लोग फिर आपके सामने आए हैं एक नई कड़ी को लेकर। पिछले एपिसोड में हम लोग ने जो बातें करी थी, आप लोगों ने उससे संबंधित और अन्य कई सवाल हमसे पूछे हैं। इस कड़ी में दीदी हम उन सब सवालों को लेंगे। मैं हूं आपका होस्ट शोभित नारायण अग्रवाल, करियर एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, और हमारे साथ हैं बीके स्वर्णलता बहन, जिनको प्यार से सोनी दीदी भी कहते हैं। मैं दीदी का थोड़ा परिचय भी आपको बताना चाहता हूँ। दीदी पिछले 20 सालों से भी ज़्यादा पब्लिक लाइफ में है एज अ स्पिरिचुअल टीचर, और आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए इन इंग्लिश लिटरेचर किया है, और आपने लाखों ही लोगों का जीवन परिवर्तन अपने आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा किया है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमारे कमेंट्स सेक्शन में वो हमसे पूछ सकते हैं, या ईमेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए हुई हैं। रेनबो सीरीज़ जो कि एक इमोशनल सपोर्ट, एक स्पिरिचुअल सपोर्ट और एक गाइडेंस देने का एक जो माध्यम है, ब्रह्मा कुमारीज़, और इस सीरीज़ के द्वारा हमारा यही एक उद्देश्य है कि आपको हम ये पहुंचा पाएँ। तो दीदी, पिछले कड़ी को जोड़ते हुए हमारे पास जो क्वेश्चंस आए उसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। और पहला क्वेश्चन ये आया है कि जो ई लर्निंग एक कॉन्सेप्ट अब शुरू हो गया है, एंड इट्स बिकम अ न्यू वे ऑफ लिविंग लाइफ, द न्यू नॉर्मल। और इसमें कई लोग जो पहले सोशल मीडिया या व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करते थे, अब उनको थोड़ा सा एक असमंजस से हो रहा है, दिक्कत हो रही है, या जो लोग कर भी रहे थे उसकी एक आने वाले समय की वो तैयारी कैसे करें, क्योंकि ये तो कोरोना और ये जो कोविड-19 का ये समय है, ये तो रहने वाला है। ओम शांति, और मेरे सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से ओम शांति। मैं बताना चाहूँगी, जैसा आप बता रहे हैं, मनुष्य के जीवन में लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, अब एक नया फेज़ आया। अभी तक ई लर्निंग, मोबाइल टेक्नोलॉजी ये ऑप्शनल था, चूज़ कर रहे थे। हमारे जो थोड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको नहीं समझ में आ रहा था तो उन्होंने नहीं चूज़ किया। इवन मुझे याद है, शायद मैंने व्हाट्सएप पर ही पढ़ा था, एक ग्रैंडसन अपने ग्रैंडफादर को पूछता है कि दादा, आप पता नहीं कैसे जीते हैं, आपकी लाइफ में मोबाइल नहीं, नेट नहीं, व्हाट्सएप नहीं, आप कुछ यूट्यूब नहीं, आपकी लाइफ कैसी है, बोरिंग जैसी नहीं है? तो कहा, नहीं बेटा, जैसे आप लोगों की लाइफ में पूजा नहीं, पाठ नहीं, डिसिप्लिन नहीं, ऐसे हमारी लाइफ में ये नहीं है। तो दोनों लोग तो जी रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि कई बार हमारे बड़े बुज़ुर्गों का ये सोचना होता है कि शायद जो लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो शायद डिसिप्लिन नहीं रह सकते, वो शायद कैरेक्टर से स्ट्रांग नहीं रह सकते, तो उन्होंने उस फेज़ को छोड़ ही दिया। लेकिन अब जब समय कह रहा है कि आपको बैंकिंग का काम भी ऑनलाइन ही करना है, हम लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है। हमारे सेंटर पर जहाँ रोज़ 250-300 लोग आते थे, अब तो 5 भी नहीं आ रहे हैं। तो बहुत कुछ हम लोग, और क्लासेस हमारी एक भी नहीं रुकी है जी। इवन पहले से ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ी है। अच्छा। लेकिन अब सभी लोग सीख रहे हैं इसको। तो सीखना एक प्रोसेस है, प्लस अब हमारे मन से हमें ये निकालना पड़ेगा कि मीडिया और कैरेक्टर ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हाँ, कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए फिर हमें अपनी इम्यूनिटी, मन की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जैसे वायरस से बचने के लिए इंसान फिज़िकल इम्यूनिटी बढ़ाने की सारी कोशिशें कर रहा है। तो ये तो फैक्ट है कि जब हम मीडिया यूज़ करते हैं तो बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें या जो चीज़ें हमें नहीं देखनी चाहिए वो भी आती हैं। लेकिन फिर इसके लिए हमें इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और जितने भी हमारे बुज़ुर्ग भाई बहन या जो यंग भी हैं, इवन शोभित जी, अगर मैं बताऊं तो मुझे भी बहुत ख़ास इंटरेस्ट नहीं था मोबाइल ऑपरेट करने में। घर में लैपटॉप आया भी था पर मैंने उसको टच नहीं किया था जी। कि मेरा काम तो हैंडी हो रहा और थोड़ा बहुत सीखा था।
लेकिन अब जैसे कि समय की डिमांड है तो हम नए नए ऐप सीख रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, तो अब यूटिलाइजेशन लग रहा है तो अच्छा भी लग रहा है सीखना। तो मेरे ख्याल से सबके साथ ही होना चाहिए। लर्निंग को एक प्रोसेस माने, ये ना सोचे कि ये ज़बरदस्ती वाली कोई चीज़ है। नर्सरीज कब तक पढ़ते रहेंगे, वहाँ एग्ज़ाम का हर बार प्रमोशन हुआ एग्ज़ाम के बाद, तो वैसे ही ये एक एग्ज़ाम है वायरस, लेकिन ये हमारे अंदर का प्रमोशन भी तो है। तो एक लर्निंग की तरह इसको देखें, एक प्रोसेस की तरह देखें और अपने आप को तैयार करें इस प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए। दीदी, एक क्वेश्चन ये भी आया है स्कूल की तरफ से कि जो बच्चे हैं वो लोग सारा उनका काम ऑनलाइन हो गया है और एक ऑनलाइन प्रेशर भी उनके पास है, कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन भी उनके अंदर डेवलप हो गया है और फिज़िकल एक्टिविटीज़ तो हो ही नहीं रही हैं। तो ऐसे में वो बच्चे कैसे कोप कर रहे हैं इस चैलेंज के साथ? शायद हमने इस पॉइंट को लास्ट टाइम बड़ों के लिए डिस्कस किया था। हाँ जी। रही बात फिज़िकल एक्टिविटी की, तो हम बच्चों के साथ घर के काम शेयर करें, उनके साथ कुछ फिज़िकल चीज़ें, इवन नहीं तो कैरम बोर्ड ही खेल लें, घर में कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। बाकी घर की गार्डनिंग है, मैंने तो, मुझे किसी ने व्हाट्सएप पर, हमारे ही किसी फ्रेंड ने भेजा था वीडियो, उनका बेटा वाइपर कर रहा था, पोछा लगा रहा था और एंजॉय कर रहा था। बच्चों के लिए तो कई बार ये खेल है, उनको पेरेंट्स करने नहीं देते थे। अब करने इसलिए नहीं देते थे क्योंकि वो करते कम है और फैलाते ज़्यादा हैं, और हमें पहले उनको सिखाने की ज़रूरत भी नहीं लगती थी क्योंकि मेड आएगी। अब तो वो भी दिक्कत है, तो अब तो हम इनको सिखा भी सकते हैं, वो बच्चे तो खेल खेल में कर डालते हैं। तो इसीलिए घर इवन अब ज़्यादा अच्छा हो रहा है देखा जाए तो अब घर के लोग मिल करके एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके घर को साफ़ सुथरा रखने की जिम्मेदारी लें। इससे अच्छी फिज़िकल एक्टिविटी क्या हो सकती है? टाइम भी नहीं वेस्ट हो रहा है इसमें तो। राइट दीदी, तो ये बात तो फिज़िकल एक्टिविटी होगी कि घर में सब लोग मिलकर काम करें और बच्चों को भी इन्वॉल्व करें। लेकिन जो एक फ्रस्ट्रेशन, एक ऑनलाइन प्रेशर है कि इतना पढ़ाई करना है, और एक बात और सामने आई है जो कि आप लोगों ने, हमारे जो दर्शक हैं उन लोगों ने पूछा कि कहीं ना कहीं कुछ एक एडवर्टिजमेंट आ जाएगा, कोई भी चीज़ एक पॉपअप हो जाएगी, तो उसको, ये जो डिस्ट्रैक्शन बच्चों के सामने आ जाता है, उसको पेरेंट्स या एल्डर्स या जो बच्चे खुद हैं कैसे उसको हैंडल करें? मैं यही बात बताना चाहती हूँ। जैसे भी हमने कहा कि जब हम YouTube खोलते हैं या हम Zoom पे बात कर रहे हैं या हम कहीं भी, तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक लिंक वो आते रहते हैं, एडवर्टीज़मेंट्स आते रहते हैं। अब उनमें एडवर्टीज़मेंट्स में क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ख़राब होती हैं, इवन कॉमेडीज़ वगैरह भी आप देखो तो वो वल्गर कॉमेडीज़ होती हैं। इसमें अगर हमने मेडिटेशन नहीं किया, अगर हमने खुद को अंदर से रिचार्ज नहीं किया, हमने अपनी प्योरिटी का टेस्ट नहीं चखा, तो हमें ये चीज़ बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट करने वाली है। मैं आपके साथ एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। हमारे पास एक बच्चा आया, करीब 8th स्टैंडर्ड में था वो। तो उसने क्या बताया कि दीदी आपको पता है आजकल मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो वो कहता है कि आपको पता है दीदी, मेरा एक दोस्त, उसने ना मुझे एक बहुत गंदी पिक्चर दिखाई, कोई वो मैगज़ीन लेकर के आया था। कहता है तब तो इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से यूट्यूब वगैरह का बहुत नहीं था, आज से 10 साल पहले की बात है। तो लेकिन वो बच्चा इतना परेशान कि दीदी मैं जब जब पढ़ाई करता हूँ तब तब मेरा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और मुझे वो पिक्चर मेरे दिमाग में बस गई है। अब आप ये सोचिए, इस बच्चे की तो चाहत भी नहीं थी। एक होता है ना कि इंसान अपने अंदर की इम्प्योरिटी को इन तरीके के सीन्स से पूरा कर रहा है। हाँ। लेकिन ये बच्चा तो टोटल इग्नोरेंट था उस चीज़ के लिए, उसका मन भी नहीं था जी। लेकिन एक बार उसने देख लिया तो अब वो पिक्चर हट नहीं रही है। हाँ। रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं जैसे कि इम्यूनिटी वीक है तो हमें वायरस हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक इसी तरीके से अगर आत्मा की शक्ति कमज़ोर है तो हमें क्या हो रहा है फिर? वो कमज़ोरी, तो हमें अब गंदगी हमें बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो
तो इसके हमें साइंटिफिक रीज़न को भी समझना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सबका चरित्र खराब है, लेकिन आत्मा कमज़ोर है तो न चाहते हुए भी गलत चीज़ें हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसीलिए मेरा सुनने वालों से सबसे विनम्र निवेदन है, स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन का एक पार्ट बना लीजिए, अपने घर का एक हिस्सा बना लीजिए। और स्पिरिचुअलिटी के लिए एज नहीं होती है। जैसे छोटे बच्चे को भी हम कुछ ना कुछ तो खिलाते हैं, 6 महीने के बाद बच्चे की डाइट के बारे में सोचते हैं, उन्हें सेरेलैक देते हैं, उन्हें केला खिलाना शुरू करते हैं, यानी छोटा बच्चा भी कुछ ना कुछ खाता है। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी की भी कुछ न कुछ डोज घर के हर व्यक्ति के लिए ज़रूर होनी चाहिए। ये मेरा सभी सुनने वालों से विनम्र निवेदन है। और कहीं ना कहीं ये खुद के साथ साथ परिवार, समाज और विश्व के लिए बहुत बड़ा सहयोग है टू बी स्पिरिचुअल। तो दीदी ये कहें कि कोई भी एज ग्रुप के लोग हों, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, स्पिरिचुअलिटी का फाउंडेशन अगर उनके अंदर है और उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये जितने भी डिस्ट्रैक्शंस इंटरनेट पे आ रहे हैं, पॉपअप्स हैं, एडवर्टिजमेंट्स हैं, वो खुद उसको बंद करने में सक्षम होंगे। 1 सेकेंड लगता है बस। हम अगर 1 सेकेंड फंस गए तो फंस गए, और 1 सेकेंड में निकल गए तो बच गए। स्पिरिचुअलिटी मतलब ऐसा है जैसे आप भीड़ में गाड़ी चला रहे हो जी। तो भीड़ में गाड़ी चलाने में क्या होता है, हमारे हाथ में ही ब्रेक होता है। हाँ। ठीक इसी तरीके से जब हम टेक्नोलॉजी का, मोबाइल्स का यूज़ कर रहे हैं तो ब्रेक मेरे हाथ में होना चाहिए, ये वाला ब्रेक। जैसे ही ये सीन्स आते, हम 1 सेकेंड में अगर हमने टर्न कर लिया तो हम बच जाएंगे। तो कहें कि एक प्रकार का एक सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोसेस हम अपने अंदर इंक्लूड कर सकते हैं इस तरह से। हमारे पास प्रश्न ये भी आया है कि आजकल करियर को लेकर इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि जो कुछ सेक्टर्स हैं, एविएशन सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म और स्पोर्ट्स, ये सब मतलब एक बैक सीट ले लिया है, कुछ रिसेशन में आ गए हैं। तो यंग प्रोफेशनल्स जो इनमें काम करते थे और स्टूडेंट्स जो कि इन सेक्टर्स में अपना करियर बनाने के लिए सोच रहे थे, वो उनका एक जो दिशा है, जैसे कि उनको नहीं समझ में आ रहा कि आगे क्या करें, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? शोभित जी, मैं आपके थ्रू सबको बताना चाहती हूँ, हमारी एक फैमिली में कोई मेंबर बीमार हो जाता है, कोई उनको बड़ी बीमारी हो जाती है, तो उस वक्त घर का कोई भी सदस्य करियर या पैसे को प्रायोरिटी नहीं देता है। घर के सब लोग अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं, सब कुछ रखने के लिए। क्यों? कि इस व्यक्ति की जान बच जाए बस। और सब कुछ लगाने के बाद अगर वो व्यक्ति बच गया, उसकी बीमारी चली गई, तो वाकई घर के लोग कहते हैं जान है तो जहान है। इवन जिसकी बीमारी के पीछे पैसा लगाया गया, वो खुद भी परेशान रहता है कि देखो मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च किया, लेकिन घर के बाकी के सदस्य क्या कहते हैं, अरे आपसे बढ़ कर के पैसा थोड़ी है, आप बच गए हैं, हम 4 लोग मिल कर के फिर से कमा लेंगे। ठीक इसी तरीके से ये एक विश्व, हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना तो अब हमारे मन में उत्पन्न होनी चाहिए। इस वक्त हमें अपना करियर, पैसा ये सेकेंडरी रख करके इस वक्त हमें एक दूसरे की जान, खुद पहले बचना है, फिर दूसरों को बचाना है। हम सारे अपने हेल्दी रहेंगे, जान बच गई तो हम में इतनी कैपेसिटी है कि हम सब मिल करके एक हेल्दी एटमॉस्फेयर, हेल्दी वाइब्रेशन से फिर से उस आर्थिक संपन्नता को वापस लेके आएंगे। बस मेरा सुनने वालों से यही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ अपने मन की हेल्थ ख़राब नहीं करें, मन को हेल्दी बना के रखें। आप सब ये सोच लीजिए कि ये सारा परिवार मिलकर हम विश्व से एक बीमारी हटाने जा रहे हैं, और जब ये बीमारी हटेगी, मैं चाहती हूँ एक छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ। एक जंगल में आग लगी, तो उस आग को बुझाने के लिए जंगल में जितने पशु पंछी थे, सब अपने अपनी कैपेसिटी से उस आग को बुझा रहे थे। हाथी सूंड में पानी लेकर आया, बंदर बाल्टी में पानी लेकर के, जितने भी पशु पंछी। एक चिड़िया, वो भी अपनी चोंच से पानी लेकर के और उस आग पे डाल रही थी। तो 2-3 बार उसके इस कर्म को सारे जानवरों ने देखा और फिर सारे के सारे हंसने लगे
कि अरे चिड़िया, आपको क्या लगता है कि आपकी इस चोंच की एक बूंद वाले पानी से आग बुझनी है? ये सारे के सारे जानवर हंस ही रहे थे। तब तक ऊपर से एंजल्स ने इस चिड़िया के एफर्ट को देखा और ऊपर से बारिश कर दी। चिड़िया ने भी कहा, आपको पता है मैं ये एक एक ड्रॉप क्यों डाल रही थी? क्योंकि मुझे पता था जंगल की आग तो बुझनी ही है, थोड़ा बहुत सपोर्ट, थोड़ी बहुत हेल्प मेरी भी मिल जाए या लग जाए इसमें। ठीक इसी तरीके से हम ये नहीं सोचे कि विश्व में वायरस फैला है तो हम क्या करें, हमें तो अपना करियर देखना है। नहीं, इस वक्त विश्व हमारा परिवार है और हम सब मिल कर के इस वक्त जो प्रायोरिटीज़ हैं, अपनी लाइफ को सेफ रखना, घर में रहना और ऑनलाइन कुछ कुछ देखते रहिए। बाकी जब हम इस वायरस को सब लोग मिल करके जीत लेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस होंगे। हम वापस अपनी फाइनेंशियल, अपना करियर, हम सब कुछ अचीव कर लेंगे। इसमें आप रोज़ रोज़ अपने फ्यूचर को देखिए। निधि, बात भी आपकी सही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कई ऐसे पैकेजेस भी निकाले हैं। तो मैं दर्शकों से यही कहूँगा कि वो उन पैकेजेस को और वो जो स्कीम्स और गवर्नमेंट ने जो सारे सब्सिडीज़ और कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हैं उसको वो लोग देखें और अपने सॉल्यूशंस और अल्टरनेटिव्स को भी देख सकते हैं। जैसे आपने कहानी भी बताई, कितनी प्रेरणा की बात है कि वो एक आशा की किरण, और हमारा जो कर्तव्य वो हम करते हुए चलें, अपने आप ही एक जैसे रास्ता हमको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं या फिर हमको ईमेल gomtinagar.bk.oo@gmail.com पर आप भेज सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि हमारा नंबर है 9455289907 पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये डिटेल्स आपको मिलेंगी। दीदी, हमारे पास एक क्वेश्चन और आया है, जो कि लोग अब ये कह रहे हैं कि जैसे पहले एक टाइम टेबल हुआ करता था, उनके पास एक रूटीन हुआ करता था, लेकिन अब कभी भी लॉकडाउन हो जाता है। किसी एरिया में कहीं मालूम चला कि यहाँ पर कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो वहाँ पर सील हो जाता है एरिया। अब ऑफिस का टाइम 9 to 5 था कि अब वो कभी 11 to 6 हो जाता है, वर्किंग आवर्स 12 to 9 हो जाते हैं। तो लोग एक रेगुलरिटी, एक शेड्यूल नहीं बना पा रहे हैं। उनको आप क्या सुझाव देंगे? इसी को रेगुलर मान लें अब, ठीक है। अनसर्टेनिटी इज़ रेगुलरिटी, अगर देखा जाए तो। ओह माय गॉड, है ना। आपको पता है हमारे शिव बाबा ने हमें सिखाया है एवर रेडी रहने का पाठ, है ना। एवर रेडी का मतलब जो मुझे बोला जाए मैं अभी अभी तैयार हूँ। और ऐसे ही नहीं कह रहे हैं भगवान, शिव बाबा ने हमें इंटरनली इतना तैयार किया है। टीचर ने जब बहुत अच्छा पढ़ाया होता है ना, तो वो सरप्राइज टेस्ट लेने का अधिकार रखती है, हक है उसका जी। ऐसे ही भगवान हमें ऐसा पढ़ा देते हैं, स्पिरिचुअलिटी में ऐसी पढ़ाई है, ऐसा टैलेंट है कि हम सरप्राइज टेस्ट देंगे भी और पास विद ऑनर्स होंगे। सिर्फ पास भी नहीं, पास विद ऑनर्स होंगे। ये सुनने वाले सब लोग अच्छे से अपने मन में खुशी खुशी बसा लीजिए। अब देखो, जब एक सीज़न, रेनी सीज़न आया, तो रोज़ बारिश नहीं हो रही है, पर हम छाता, अम्ब्रेला, रेनकोट रखते हैं अपने पास कि अचानक कहीं भी होगी तो हम इसका यूज़ कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से इस वक्त अनसर्टेनिटी इज़ रेगुलरिटी, इसको हम मान करके चलें कि कल को कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ी बहुत सब्जी, अनाज, पेट्रोल, या जो भी आवश्यक चीज़ें रोज़ की हैं, इनको हम कम से कम 2-2, 4-4 या 1 सप्ताह के लिए ला करके रख सकते हैं। अच्छा। और मुझे ये पता है शोभित जी कि इसी वक्त नहीं, स्पिरिचुअलिटी में फ्लेक्सिबिलिटी है। चाहे व्यक्ति के साथ फ्लेक्सिबल होना हो और चाहे परिस्थिति के साथ, बहुत खूबसूरती से। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी मर मर के नहीं करना है, फ्लेक्सिबिलिटी भी मजबूरी में नहीं हो रही है, लेकिन बहुत खुशी खुशी से। तो ये स्पिरिचुअलिटी का जादू मेरे ख्याल से सुनने वाले अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट करिए और इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दीदी, बात आपने बहुत अच्छी बोली कि अब ये अनसर्टेनिटी ही रेगुलरिटी बन गई है।
और कहीं ना कहीं जो ये 3 महीने निकले हैं, तो पहले तो मतलब हम लोग को जो फीडबैक मिला है और समाज में लोगों से बात करते हुए लोग बताते हैं कि लोग सोचते थे कि चलो 2 दिन के बाद कर लेंगे, अब थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, अभी फेज़ 1 लॉकडाउन का है तो जब खुलेगा तब हम कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ कंटिन्यू हुई और कहीं ना कहीं लोगों को लगा नहीं, नाउ आई नीड टू गेट अप। एंड हम देखते हैं कि चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं या फिर टीचर्स हैं, लोग किसी भी फील्ड के हैं, उन लोगों ने अपना एक रूटीन बनाने की कोशिश करी है। तो हाँ, मतलब बात तो सही है। तो कहीं ना कहीं मैं दर्शक हमको यही मैसेज आपसे दीदी मिल रहा है कि हमको इस अनसर्टिनिटी में भी एक सर्टिनिटी बनानी होगी और इस इनडिसिप्लिन इरेगुलर लाइफ में भी डिसिप्लिन और रेगुलरिटी के रूप में हमको इसको देखना होगा। शोभित जी, मैं तो ये भी कहूँगी इसमें ऑनेस्टी भी बनानी होगी, क्योंकि जैसा कि मैं न्यूज़ में सुनती हूँ कई बार जी। लोगों ने डर की वजह से बहुत सारा अनाज स्टोर करना शुरू कर दिया। जी। मतलब इतना अनाज कि शायद वो 2-3 साल भी खाएंगे तो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने प्रकृति को भी माँ कहा है, तो माँ कैसे किसी एक बच्चे के पास ठहर सकती है? अनाज की भी ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो 2 साल ख़राब नहीं होगा। यानी प्रकृति माँ भी कह रही है मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, हम साल साल भर की चिंता नहीं करें। गॉड की पावर को अभी हम लोगों ने देखा नहीं है। हम लोग मैन पावर, मनी पावर और सोसाइटी की पावर को इतने दिन से देख रहे हैं। अभी इस वायरस ने कहा आप गॉड की पावर को देखो। जो भगवान हमें कह रहा है वो हम कर रहे हैं, इसीलिए हम कल के लिए बहुत निश्चिंत हैं। शिव बाबा ने जैसा हमें बताया एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए स्टोर करना है। हम जैसे सब्जी साल भर के लिए नहीं रख सकते, ऐसे अनाज 5 साल के लिए नहीं रख सकते। तो इसमें कहीं ना कहीं ऑनेस्टी और सबके लिए प्यार। अगर 5 साल का अनाज हम ही अपने घर में इकट्ठा करके रख लेंगे तो बाकियों का क्या होगा? और आप ये मत सोचिएगा कि हम एक व्यक्ति के सोचने से क्या होता है, संसार में सब ऐसे हैं। शुरुआत हम करेंगे, सबको प्रेरणा मिलेगी। जी दीदी बिल्कुल, क्योंकि आप ही ने कहा कि जैसे अनसर्टिनिटी में सर्टिनिटी हमको ढूंढना है, तो इतने समय का स्टॉक करना भी ठीक नहीं है, एक शॉर्ट पीरियड के लिए हम कर सकते हैं। दीदी आप पब्लिक लाइफ में 20 साल से भी ज़्यादा हैं और आपने इतनी सेवा करी, भिन्न भिन्न वर्गों के समाज में आपने, आप सेंटर पे भी रहते हैं और कितने लोगों से आपका रोज़ का मिलना होता है। अब अचानक ये जो इतना बड़ा परिवर्तन आया है और जिसको आप कह रहे हैं द न्यू नॉर्मल, तो आप इसको किस रूप से देखते हो? हमारे पास जैसा कि मैंने आपको बताया 250-300 तो रोज़ आते थे, 500 लोग संडे थर्सडे में आते थे, अब नहीं आ रहे हैं। पर हमारा कनेक्शन किसी से टूटा थोड़ी है। आप मान के देखिए, सपोज़ हमारा कोई रिलेटिव, हमारे घर का कोई सदस्य अमेरिका में था जी, तो ऐसा थोड़ी कि हमारा उनसे रिश्ता टूट गया, कनेक्टिविटी टूट गई। इवन ज़्यादा हम बात करते हैं। जहाँ हम सप्ताह में 2 बार फ़ोन करते थे, अब रोज़ 2 बार फ़ोन करने लगे, तो कनेक्टिविटी तो नहीं टूटी। ठीक इसी तरीके से हमारी जो सोशल लाइफ है वो ख़त्म नहीं हुई है, सिर्फ तरीका बदला है। और तरीके तो हमेशा से बदलते आए हैं। जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की कमी थी तो भी हम रोज़ नहीं मिलते थे, फिर बीच में ट्रांसपोर्ट आया तो हमारा मिलना जुलना हो गया, फिर मोबाइल्स आए तो फिर हम लोग पहले से ही तैयार थे। वैसे ये दिक्कत जो वायरस की वजह से दिख रही है, ये वैसे कोई बहुत नई दिक्कत नहीं है, ये वाली जो मिलना जुलना नहीं है, क्योंकि हम करीब 10-15 साल से ही अपने मोबाइल्स, अपने फ़ोन्स पर इतना बिज़ी हो गए थे कि हमने फिर सोशल वाला जो कनेक्टिंग था वो हमें कम समझ में आ रहा था। कनेक्शन, कोई मेहमान हमारे घर में आ रहा है, मतलब लोग दिल से नहीं करते थे पहले से ही, अब एक मजबूरी हो गई है तो हमारा कनेक्शन नहीं टूटा। इवन जो हमारे सदस्य सुनने वाले हैं वो और ज़्यादा जुड़ गए हैं। हम रोज़ की पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन, फिर उनके टेस्ट लेते हैं, वो सब अपना अपना समाचार देते हैं। हमने कुछ ग्रुप्स, कुछ ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना ली है, तो हम सबसे जुड़े हुए हैं। तो दीदी मैं ये समझ रहा हूँ इस मैसेज से कि हम लोग घर परिवार में जो लोग, जैसे हम लोग लौकिक में घर में रहते हैं, एंड पीपल दोज हु हैव बिग फैमिलीज़ और न्यूक्लियर फैमिलीज़, उन लोगों को दे नीड टू रीच आउट
एंड उनको फ़ोन करके भी बात करना चाहिए, तो वो कनेक्टिविटी की जो आप बात कर रहे हो वो भी एक बना रहेगा, एंड दैट्स द वे टू एक्सेप्ट। और इवन आप सोच के देखिए, टेलीफोन से भी पहले टेलीपैथी ही थी जी। कहते थे अरे अभी तो हम आपको याद कर रहे थे और आप आ गए। हाँ, तो जहाँ पर सोल टू सोल कनेक्शंस है वहाँ पर मिलना जुलना, फ़ोन, ये भी सेकेंडरी हो जाता है। एक सोल दूसरे सोल को दिल से याद कर रही है तो रिश्ता कायम है। ऑनेस्टी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। जी दीदी, ये बात हम एक क्वेश्चन ये भी हमारे पास आया है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमारे पास बहुत हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने हमसे क्वेश्चंस पूछे हैं कि जो टीचर्स हैं, ट्रेनर्स, गाइड्स, मेंटर्स, वो क्लासरूम में जो लर्निंग फैसिलिटेट करते थे और इन पर्सन आमने सामने बैठकर जो एक लर्निंग होती थी, तो अब क्योंकि एक रोल रिवर्सल हो गया है, वो तो अब है नहीं, और अगर मिल गए तो ऑनलाइन मिल गए, नहीं तो फिर मतलब अब वो है नहीं। तो ऐसे में जो घर में जिन लोगों के साथ, चाहे वो बड़े हैं चाहे छोटे हैं, एल्डर्स हैं, क्या उनका भी कुछ एक रोल में कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन है? आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छा आपने वर्ड यूज़ किया, ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमारी लाइफ में मेरे ख्याल से 24 आवर्स डिसिप्लिन चाहिए। पहले क्या होता था, हमारे पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेज करके मतलब अपनी लड़ाइयाँ पोस्टपोन रखते थे वो लोग कि बच्चों को स्कूल जाने दो फिर हम लड़ाई करेंगे। अब मौका ही नहीं है लड़ने का। तो अब उन्हें ज़्यादा मतलब बच्चे मतलब हमें डिसिप्लिन रहना है, तो अब तो हमें घर में ही स्कूल का एटमॉस्फेयर बना के रखना है। इवन जो लोग टीचर्स हैं, मैं तो उनको भी कहूँगी, क्योंकि मैंने अभी जल्दी ही एक जूम मीटिंग में हमारे टीचर्स के साथ ही बात हो रही थी, तो टीचर तो हमारे साथ थी और पीछे से उनके हस्बैंड, उनके बच्चा तो उनकी गोद में भी आके बैठ रहा था। ये सारी चीज़ें हमें डिसिप्लिन करनी है, बच्चे को भी उस वक्त कोई काम देकर अपने पास बिठाना है। तो अब 24 आवर्स हमें डिसिप्लिन रहना है। घर में भी जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी है वो घर में पढ़ाई का एटमॉस्फेयर रखें। जिस वक्त बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसके आसपास टीवी, मोबाइल, खाना पीना बिल्कुल नहीं। शोभित जी, मैंने तो वैसे सुना है कि जो भी स्कूल की क्लासेस हो रही हैं ऑनलाइन भी, तो उन्हें अपनी यूनिफॉर्म में बैठने के लिए कहा जा रहा है, एंड दिस इज़ वेरी गुड। इवन हम स्पिरिचुअल संस्था वाले, हमारे यहाँ जब सुबह क्लासेस होती हैं, तो जैसा मैंने वाइट, तो हम लोगों की यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर टीचर्स की यूनिफॉर्म है, आने वाले अपनी सिविल ड्रेस में आते थे, लेकिन तब भी जो जिस भी ड्रेस में आते थे, तो हमारे सुनने वाले जो हमारे परिवार के भाई बहन जुड़े हुए हैं हमसे, उन्होंने हमसे फ़ोन पे कहा कि दीदी आप ये मत सोचिएगा कि हम अलबेले हो गए हैं, हम बिल्कुल वैसे ही स्नान वगैरह करके, ड्रेस पहन के, आपकी तरह बैज लगा करके फिर सुबह की क्लास अटेंड करते हैं। तो अब तो घर का भी एटमॉस्फेयर कैसा हो गया, उससे एक सेंस ऑफ सीरियसनेस आती है, मैं समझता हूं, सेंस ऑफ सिंसियरिटी, बिल्कुल है ना, सिंसियरिटी आती है। इवन वो लोग घर को भी साफ़ सुथरा, वो लोग कहते थे कि दीदी पहले तो हम जब जाते थे तो घर बहुत गंदा पड़ा रहता था, बाद में साफ़ करते थे। अब जब से घर में होने लगा तो हम घर को भी साफ़ सुथरा रखने लगे। मैंने कई घरों में देखा किसी किसी की बेडशीट्स महीनों चेंज नहीं हुई, और किसी किसी के घर में बेडशीट्स, कर्टन्स भी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो दिखावे के लिए नहीं, लेकिन सफाई के लिए तो डिसिप्लिन के लिए ज़रूर चाहिए। तो मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को और एक सैम्पल एग्जाम्पल, रोल मॉडल की तरह उनको लाइफ अपनी लिव करनी होगी। मुझे लगता है इवन बच्चों को और अच्छा लग रहा होगा कि मेरे पेरेंट्स भी मेरे जैसे हो रहे हैं। जब बच्चे पढ़ाई करें तो पेरेंट्स ये ज़रूर कर सकते हैं, उनके साइड में बैठ कर के कोई मैगज़ीन, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़े, ताकि बच्चे को लगे अरे वाह मेरे दोस्त तो यही हो गए मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये मैं समझ रहा हूँ कि आप पेरेंट्स ये नहीं कर सकते कि ये तो स्कूल की जिम्मेदारी है, टीचर्स की जिम्मेदारी है, हमने बच्चे को स्कूल भेज दिया, अब वो उसको बनाएंगे। जी, अब मतलब ब्लेम गेम ख़त्म, ब्लेम गेम ख़त्म। तो जो पेरेंट्स इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जो एल्डर्स, गार्जियंस इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझनी होगी कि ब्लेम गेम और अपना दायित्व दूसरे के ऊपर डाल देना कि हमने पेमेंट कर दिया है, अब जिम्मेदारी आपकी, आपको ठीक करना है, अब वो नहीं चलेगा, वो समय निकल गया है। और दीदी, आने वाला जो समय है
आपको क्या लगता है कि ये जो टाइम है ये ख़त्म हो जाएगा, ये कंटिन्यू करेगा या एक ब्लेंड में चलेगा पुराने समय के हिसाब से? जो ये परिस्थिति हमें सिखाने आई है, हमने अगर सीख लिया तो ये ज़रूर चला जाएगा। अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल में एग्ज़ाम्स, वो एग्ज़ाम्स उन बच्चों के पास दोबारा नहीं आते जिन्होंने वो पढ़ाई कर ली, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखा, लेबोरियस थे, तो वो वाला क्लास पास कर लिया, तो वो वाला एग्ज़ाम उनके पास कभी नहीं आएगा। राइट। लेकिन जिन बच्चों ने लेबर नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, तो उनको फिर से वो एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं उस क्लास के। बिल्कुल दीदी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जैसे इबोला, स्वाइन फ्लू, इस तरह की भी बहुत बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं मतलब ह्यूमैनिटी के ऊपर आई, वर्ल्ड वॉर्स भी हुए हैं और वो सब ह्यूमैनिटी ने उसको क्रॉस किया है जी। तो ये समय भी एक पार हो जाएगा, बिल्कुल गुजरेगा। लेकिन हम यही चाहते हैं, एग्ज़ाम में बच्चों को कुछ सीखना होता है, प्रमोट समझे अपने आप को। क्योंकि मैं बहुत घरों में ये सुन रही हूँ कि इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए हैं, हर व्यक्ति एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है, घर में बैठे बैठे अपनी दिनचर्या को बद से बदतर बना लिया है। पहले जो व्यक्ति ऑफिस जाने के लिए 8:30 सुबह उठता था, अब वो 8:30 भी नहीं उठ रहा है। तो इससे जो प्रकृति हमें सिखाना चाहती है, अगर हमने नहीं सीखा तो फिर इससे कड़ा रूप आएगा। अभी हम इस पेपर को नहीं फेस कर पा रहे हैं, तो अगर हमने अभी चेंज नहीं किया खुद को, तो जो इससे टफ पेपर आएगा फिर उसको फेस कर पाना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इसी कारण से लोग ब्लेम भी करते हैं कि अब कैसे इसको हैंडल करें, क्योंकि खुद जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं समय की नाजुकता को देखते हुए। राइट दीदी? बिल्कुल दीदी, हमारे पास ये प्रश्न भी आया है कि आजकल लोग एक दूसरे को देखकर मतलब एक शक की निगाह से देखते हैं कि इनको कहीं कोरोना तो नहीं है, मतलब इनसे दूरी रहें, इन्होंने मतलब रेलिंग छू दिया, वो कुर्सी पे बैठे हैं तो अब हम वहाँ ना जाएं, इसको ना छुएं। तो ये जो एक मानसिकता जो समाज में बन रही है, और फिर ख़ास तौर से मतलब मार्केट में जाते हैं तो ये सब चीज़ों को बहुत देखने को मिलती है, तो कैसे लोग इस मानसिकता से भी निजात पाएं? इस चीज़ को हमें भावनात्मक रूप में भी समझना होगा और लॉजिकल रूप में भी। अच्छा। क्योंकि देखिए, अगर हमने प्रिकॉशंस नहीं लिए तो वाकई हम इन्फेक्ट तो हो ही जाएंगे। फिर जी, टच करने से भी हो रहा है ना 100%। तो इसमें इवन शुरुआत में जब ये हुआ और हमारी क्लास के 1-2 लोग आए, तो जब मैंने उनके साथ जो बिहेव किया ना, मुझे खुद को नहीं अच्छा लग रहा था। वो बेचारे आके कुछ कहना चाहते हैं, हम कह रहे नहीं पहले वहाँ जाइए, हाथ सैनिटाइज करिए, फिर यहाँ खड़े रहिएगा, फिर हमारे डोरमैट पर पैर नहीं रखिएगा। हमें लगा, लेकिन फिर मुझे ये भी आया, ये ज़रूरत भी है। तो हम अगर एक सेंटेंस साथ में ये भी बोल दें कि अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है, पर क्या करें, अब ये समय ने कहा है तो हम भी प्रिकॉशन रखेंगे, आप भी। अगर हम सिर्फ प्रिकॉशंस रखेंगे और इस एक सेंटेंस को, इस इमोशन को हमने शब्दों में व्यक्त नहीं किया, तो हम खुद भी परेशान होंगे और दूसरों को भी करेंगे। बट दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम। डरे नहीं, 100% डरे नहीं, लेकिन प्रिकॉशन रखें। आज का व्यक्ति क्या हो रहा है, प्रिकॉशन। अभी कल ही मेरे पास किसी का फ़ोन आया कि दीदी अगर स्टाफ को भी कुछ बोलो तो वो भी हम पर हावी हो रहे हैं कि आप मास्क लगा लो, तो कैसे लगा लें, हमसे लगाया नहीं जाता, हम कितनी बार हाथ धोएं। इन चीज़ों से प्लीज़ आप इरिटेट नहीं होएं, क्योंकि जिनको कोरोना हुआ है आप उनके दिल से पूछिए कि वो उस क्षण को बार बार याद करते हैं कि मैंने ये क्यों किया, मैं उनके घर क्यों गया, मैंने उनकी कुर्सी क्यों टच की। जिनको हो गया है ना, वो अपने उस क्षण को बार बार याद करके रिपेंट कर रहे हैं, वाई आई डिड दिस। सो इसीलिए इन चीज़ों को लॉजिकल ले लीजिए। हमें बिल्कुल नहीं होगा, ये रोज़ पक्का कर लीजिए। प्रिकॉशन प्लस अपनी मेमोरी में और दूसरों के लिए भावनाएं बताना सबको है। कई बार हम भी भूल जाते हैं, किसी ने आकर के बहुत इमोशनली हाथ मिला लिया, ये भूलना है। एक भूल रहा है तो दूसरा उसको याद कराए। इस वक्त ये याद कराना, ये ह्यूमैनिटी है। नहीं हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ जोड़ करके करेंगे। ये इसलिए नहीं कि हमारी सारी इमोशंस ख़त्म हो गए हैं, लेकिन नहीं, हम भी सेफ़ रहें और आप भी सेफ़ रहें। इसलिए वापस हमारी वो संस्कृति आ रही है। हाय हेलो वाली हमारी संस्कृति तो थी भी नहीं। दोनों हाथ जोड़ करके किसी से मिलना, ये दिल से उनका रिगार्ड करना है।
और जैसे कहते हैं कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, तो इस प्रकार की भावनात्मक और लॉजिकल चीज़ों को अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो समाज में हर कोई तो व्यक्ति हम फिर इसको इससे करेगा। आर्टिफिशियल थोड़ी कर रहे हैं, हम तो इसमें सारी भावनाएं मिला रहे हैं, लेकिन साथ साथ में विवेक भी है। विवेक भी है। हमारे पास एक प्रश्न दीदी ये भी आया है कि अभी जो ये पूरा मोमेंट है उसमें असमंजस और भय तो है, साथ में एक साल को लेकर लोग बहुत चिंतित हैं। जैसे कि प्रोफेशनल्स जिन्होंने स्टार्टअप बिजनेस शुरू किया तो उनको लगता है कि अब मेरा तो कारोबार वहीं ठप हो गया, मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका मुझे रिटर्न कैसे मिलेगा। तो अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो जिन लोगों ने अब्रॉड में एडमिशन ले लिया था और कोरोना के कारण उनको वापस आना पड़ा, तो अब वो वापस उनको पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते और बच्चे खुद भी, क्योंकि एक जैसे आपने प्रिकॉशंस की बात करी, वो उस कारण से नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन मन में ये सवाल आता है कि मेरा एक साल मैं उसको ख़राब करूं या मैं फिर चले जाऊं कैसे भी करके। तो ये जो एक सिचुएशन सामने आई है, या फिर हम बच्चों की बात करें, 10th में है, 12th में है, या किसी भी क्लास में, क्लास 4 में है, 5 में है, तो पेरेंट्स के मन में भी ये है कि मतलब वो एक साल को लेकर काफ़ी एक कॉन्वर्जेशन एक चल रही है। तो आप दीदी कुछ उसके ऊपर प्रकाश डालिए। हमारा पहला वाला क्वेश्चन का आंसर भी यही था, जान है तो जहान है। एक साल ज़िंदगी तो बचे पहले। मैंने शायद व्हाट्सएप पे ही आया था, इस वक्त वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट माना जाएगा जो अपनी पूरी फैमिली को 2021 में लेके जाएगा। 2020 से 2021 में जो अपनी सारी फैमिली को लेकर के जाएगा वो रिचेस्ट है। तो आप सोच करके देखिए, एक साल, आप कई बार याद करिए, कोई फेल हो जाता उसका एक साल ख़राब नहीं होता, पर कितने अच्छे अच्छे लोग APJ अब्दुल कलाम जी के वो पढ़ते हैं, फेलियर से ही क्या होते हैं और सक्सीड होते हैं और कुछ सीख लेते हैं। तो आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप एक साल को इस वक्त मत देखिए, अपने पूरे जीवन को देखिए। इस वक्त हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, संसार को बचाना यही हमारा करियर है, यही हमारी इच्छा होनी चाहिए और यही हमारी शुभ भावना होनी चाहिए। और दीदी ये एक साल में अगर वो नहीं जाते हैं तो मैं दीदी मुझको ऐसा लगता है, क्योंकि एज अ करियर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वो ये टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं बच्चों को सॉफ्ट स्किल्स सिखाने के लिए, इमोशनल डेवलपमेंट, जो एक इमोशनल क्वोशंट है वो सब उनको डेवलप करने में भी हेल्प कर सकते हैं। राइट दीदी? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि कोई खाली बैठा है, ऑनलाइन फ्रॉम होम वर्क सब कुछ कर ही रहे हैं। इसमें हाँ, जो हमारा टाइम ट्रांसपोर्टेशन में जा रहा था, इसमें ट्रैफिक जाम में जा रहा था, ये टाइम तो बच ही रहा है। इस बचे हुए टाइम में हम वाकई अभी स्पिरिचुअल क्वेश्चन को टाइम थे। अगर हमारी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आ गई तो जिन क्वेश्चंस को आप पूछ रहे हैं उनके आंसर्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। सो मैं बार बार घूम फिर करके इसी पर आती हूँ, अब गॉड की पावर को एक बार देखिए, जो भगवान हमसे कह रहे हैं वो करके देखिए। आपने जैसे कहा ना, किसी ने बिजनेस शुरू किया तो उनका शुरू हुआ और बीच में रुक गया जी। हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, बिजनेसमैन, कोई नेता, कोई, उनसे हम फ़ोन करके पूछते हैं ना। तो कल ही एक किसी से बात हुई, दीदी लॉकडाउन में पता नहीं किसका क्या हुआ लेकिन मेरा बिजनेस तो टॉप पे चल रहा था। पता है क्यों? अच्छा, रीज़न पता है? जो भगवान ने कहा वो मान रहा है। एक बच्चा अपने पेरेंट्स का कहना मानता तो उसको जल्दी नुकसान नहीं होता, हम भगवान का कहना मान के चलेंगे तो नुकसान हो ही नहीं सकता। इसको भी ट्राई करना है। अब भगवान को अपने जीवन में दोस्त बना करके उस दोस्ती का मिराकल देखना है, धीरज रखना होगा। भगवान दोस्त बन गया तो धीरज भी मुझे नहीं लगता कि रखना पड़ेगा, शक्ति मिलती है, उससे मज़ा आता है। लोग दोस्ती में अपना जीवन खराब कर देते हैं, हमारा दोस्त हमारा जीवन बनाने आया है। दीदी सवाल तो बहुत हैं और ये सिलसिला मुझको लगता है कि अगर शुरू करेंगे तो इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होगा। तो इस एपिसोड को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल हैं या वैसे भी अन्य कोई आपके मन में सवाल है तो आप ज़रूर हमको आप मैसेज करिए, ईमेल करिए या हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शंस में हमारे पास भेजिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9455289907। ईमेल है gomtinagar.bk.ooo@gmail.com। दीदी
समय भी निकल रहा है और हर कोई प्रयास कर रहा है। ऐसे में अगर जाते जाते कुछ आप एक मेडिटेशन के बारे में एक प्रेरणा, एक अनुभव, उसके बारे में कुछ अगर हमको बताएं तो। मैं 2 मिनट बता ही दूँ, कर दूँ या बता दूँ? दीदी आप करा दे तो और अच्छा। ठीक है, क्योंकि अभी लास्ट का वो एपिसोड का लास्ट टाइम चल रहा है, तो हम 2 मिनट आपको डेमो करा देते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसी रिगार्डिंग क्वेश्चंस रख लेंगे। ओम शांति। अपने मन को बहुत प्यार से अपने पास बुला रही हूँ और उसे उसका फ्यूचर दिखा रही हूँ। मैं मन से शांति के वाइब्रेशंस रेज के फॉर्म में अपनी बॉडी में स्प्रेड होते हुए देख रही हूँ। मेरी बॉडी हेल्दी और क्लीन हो रही है। शांत मन से मैं गॉड को याद कर रही हूँ। सुना बहुत है उनके बारे में, दिल से याद कर रही हूँ उन्हें, और मेरी याद का रिटर्न इमीडिएट रिस्पॉन्स गॉड की तरफ से। उनकी थाउजेंड्स ऑफ रेज आकाश मार्ग से मुझ पर शॉवर की तरह बरसने लगे हैं। प्योर डिवाइन रेज। इस रोशनी में भगवान की दुआ है, खुदा दोस्त की दोस्ती है। ये रोशनी का ऑरा मेरे शरीर को स्वस्थ रखे हुए है। मेरे फैमिली को अपनी रोशनी के दायरे में करके एक एक फैमिली मेंबर को प्रोटेक्ट किए हैं। मेरा बिजनेस अब तक से सबसे ज़्यादा फायदे में चल रहा है। मेरी जॉब में मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ कि मेरी सैलरी पहले से कहीं ज़्यादा हो गई है। तन, मन और धन का, समृद्धि का भगवान मुझे वरदान दे रहे हैं। बस इस रोशनी को हमेशा अपने साथ रखना है। यही परमात्मा का साथ है। और इसी रोशनी में अब जो भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे मिली हैं, उन्हें विदाउट क्वेश्चन, विदाउट टेंशन अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। ओम शांति शांति शांति। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल,
सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल हो रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल हो रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि हो रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित हो रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर में शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो